Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 11th और हम जो है पढ़ रहे हैं हॉर्नबिल बुक. We completed the last chapter, the fourth chapter of the book. और अब हम fifth chapter पे आए हैं जिसका नाम है The Ailing Planet, The Green Movement's Role by नानी पालकीवाला. ये नानी पालकीवाला ने लिखा है. इस चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, यानी ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है वो उसके बारे में ये चैप्टर. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. ये जो नीचे expressions दिए हैं इनको हमने नोट करना है और फिर देखना है कि टेक्स्ट के अंदर जो हैं ये कैसे दिए गए हैं, किस वे में दिए गए हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में इनका इस्तेमाल हुआ है. पहला है a holistic and ecological view, then inter alia. थर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोर्थ है डेसिमेटेड, फिफ्थ है लैंग्वेज, सिक्स्थ है कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन, सेवन्थ है इग्नोमिनियस डार्कनेस और सेवन्थ है और एट्थ है ट्रांसेंडिंग कंसर्न. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. ये जो आगे हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट, ये एक आर्टिकल है जो कि लिखा था नानी पालकीवाला ने और ये पब्लिश हुआ था यानी शाया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ऑन 24 नवंबर 1994 में. और ये आर्टिकल जो उन्होंने लिखा है ये उन इश्यूज़ के बारे में है जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग है. किसकी हेल्थ के? अर्थ के. ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इसकी हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है. और जो जो बातें इस आर्टिकल में इन्होंने कही हैं आज भी उनका रेलेवेंस है, यानी आज भी वो स्टैंड करती हैं, आज भी उनका रेलेवेंस है. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. कहते हैं कि हम ऐसी और कोई मूवमेंट रिकॉल नहीं कर सकते, यानी हमें हमारे जहन में नहीं आती, हमें याद नहीं रहती पूरे इंसान के जो हिस्ट्री रही है, इंसानियत की जो हिस्ट्री रही है, जो कि इतनी ज़्यादा जो है वो जो ग्रिपिंग हो और रैपिड हो जैसे कि ग्रीन मूवमेंट थी 25 ईयर्स अगो. कहने का मतलब ये है कि 25 ईयर्स अगो यानी 25 साल पहले, यानी 94 में ये लिख रहे हैं तो उसके 25 साल पहले क्या हो गया, 20 निकाल दो और तो कितना 1974, यानी 1968-69 के आसपास जो मूवमेंट स्टार्ट हुई ग्रीन मूवमेंट, उसके लिए कहते हैं नानी पालकीवाला कि इंसान की तारीख़ में इससे ज़्यादा ज़बरदस्त मूवमेंट कभी नहीं चली. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में 1972 में दुनिया की सबसे पहली ग्रीन पार्टी, यानी जो कि इन इश्यूज़ पे जो है वो बोलती थी, ये अर्थ के इश्यूज़ पे, यानी क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस
और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इन पे बोलती थी। ये पार्टी जो है, ऐसी पार्टी सबसे पहले न्यूजीलैंड में कायम हुई कब? 1972 में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से ये जो मूवमेंट है, ये जो तहरीक है, मूवमेंट का मतलब तहरीक है, ये उसके बाद नहीं रुकी है, ये जारी है तब से। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। हमने शिफ्ट किया है, और ये हम होप करते हैं, यानी इंसान जो है इस उम्मीद में ये होप कर रहा है कि हमने एकदम अचानक से ही और बिना मतलब ऐसी चीज़ कि जो अब दोबारा चेंज ना हो सके, हमने अपना जो है शिफ्ट कर लिया। क्या शिफ्ट कर लिया? व्यू, जो मैकेनिस्टिक व्यू था, जो हमारा मैकेनिस्टिक व्यू यानी ये मशीन्स के साथ जो व्यू रिलेटेड जो व्यूज़ था, और हर चीज़ को हम इंडस्ट्री के हिसाब से नापते और तोलते थे, वो चेंज हो गया। और वो चेंज हो गया किस में? अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। होलिस्टिक का मतलब हो गया सारी चीज़ों को इंक्लूड करने वाला, और इकोलॉजिकल मतलब हो गया इकोसिस्टम से रिलेटेड। यानी पहले जो हमारे व्यूज़ थे यानी इंसान के, वो प्रोडक्शन के, फैक्ट्रीज़ के, इंडस्ट्रीज़ के थे कि बस किसी तरीके से प्रोडक्शन करनी है, बस किसी तरीके से माल बनाना है, प्रोड्यूस करना है। लेकिन अब जो है एक शिफ्ट आ गया है कि अब हमें प्रोडक्शन के साथ साथ अब इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को भी साथ में लेके चलना है। हमारे जो प्लैनेट अर्थ है, इसकी सेहत को भी साथ में लेके चलना है। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the sun। कहता है कि ये जो शिफ्ट है, ये जो ह्यूमन परसेप्शंस में यानी इंसानों की सोच में, इंसानों के नज़रिए में, इंसान के नज़रिए में जो ये शिफ्ट आया है, यानी पहले मैकेनिस्टिक व्यू था और अब होलिस्टिक व्यू आ गया है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना रेवोल्यूशनरी, यानी ये इतना एक नई जो तहरीक और नई तहरीकाना जो एक सोच है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है जितने कि कोपरनिकस के था। कोपरनिकस जो है वो 16th सेंचुरी में एक फ़िलासफ़र हुए हैं और थिंकर हुए हैं। उन्होंने उस टाइम कहा था, क्योंकि उससे पहले जो है हर इंसान मानता था, मतलब ख़ास करके जो रिलीजियस लोग थे वो ये मानते थे, इवन के 16th सेंचुरी से पहले जो नाम निहाद साइंस थी वो भी यही मानती थी कि जो सूरज है वो अर्थ के यानी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन 16th सेंचुरी में कोपरनिकस ने ऐसे ही एक जो है एक थॉट दिया था, हालांकि उनके पास कोई ख़ास ज़्यादा प्रूफ नहीं था, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन्होंने जो है ये नतीजे पे पहुंचे थे कि अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ और अदर प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेट्स, ना कि सन इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो कहता है कि जितना रेवोल्यूशनरी ये थॉट था उस टाइम पे, उतना ही रेवोल्यूशनरी हमारा ये शिफ्ट है जो कि अब हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल है। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism। पहली बार इंसान की जो है वो तहरीक में, इंसानी तारीख में ये हुआ है कि इंसानों ने ये सोचना शुरू किया है कि जो ये अर्थ है, जो हमारा ये प्लैनेट है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जानदार चीज़ है, जानदार। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक बहुत बड़ा जानदार है ये ज़मीन जानदार है और इसी के हम पार्ट्स हैं, इसी के हम हिस्से हैं। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इसके अपने मेटाबॉलिकल नीड्स हैं, यानी मेटाबॉलिज्म है इसका, अपने अंदर अपना जो है वो सिस्टम है, अपनी रिस्पिरेशन, अपना मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ जैसे कि इंसान के अंदर होती हैं, और अपनी वाइटल प्रोसेसेस हैं, अपने ही जो वाइटल हो गया जो है बड़ी ज़रूरी, जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस का मतलब हो गया जैसे हमारे अंदर ब्लड पंप करता है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सीजन लेते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है।
तो इस तरीके के प्रोसेस जो हैं वो प्लैनेट अर्थ के भी हैं, जिनको हमने रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, इज़्ज़त करनी भी चाहिए, और उसको प्रिजर्व भी करके रखना चाहिए, यानी उसको बचा के रखना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। जो अर्थ के वाइटल साइंस यानी अर्थ का ये चेकअप अगर हम करें, जैसे कि किसी पेशेंट का चेकअप करते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि अर्थ की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन कर रही है। डिक्लाइन का मतलब वो दिन ब दिन कम हो रही है, वो कम होती जा रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. अब हमने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि हमारी कुछ इथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, यानी ऑब्लिगेशन का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फ़र्ज़ हैं हमारे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और इथिकल हैं। इथिकल यानी कोड एंड कंडक्ट से जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और वो क्या है कि हम गुड स्टीवर्ड रहें, स्टीवर्ड यानी रास्ता जो दिखाने वाले हैं होते हैं, और इस प्लैनेट के रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी रहें, इस प्लैनेट के रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी मान लो कोई ट्रस्ट है, उसमें जो है वो जितना भी उसका रिसोर्सेज हैं उसको जो है वो संभाल के रखते हैं, या उनकी केयर टेक कौन करता है? ट्रस्टी करते हैं। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि हम इंसानों को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि एक तो हम इस ज़मीन के क्या हैं, स्टीवर्ड्स हैं, मतलब ये जो इसके रिसोर्सेज हैं इसके स्टीवर्ड्स हैं, और साथ ही साथ हम इसके क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़ हैं, यानी ज़िम्मेदार ट्रस्टी, ज़िम्मेदार जो हैं वो इसके पार्ट हैं, ताकि मतलब हमारे ऊपर इसके जो हेल्थ है उनकी उसकी ज़िम्मेवारी है हमारे कंधों के ऊपर। और साथ ही साथ ये जो लेगेसी है फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी आगे आने वाली नस्लों की जो लेगेसी है, आगे आने वाली नस्लों को जो हमने ये सब देना है, इसके भी हम ट्रस्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये बात अब हमें समझ आ चुकी है कि ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, ये सिर्फ हमारे ही लिए जो है वो नहीं बनी है, ये आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बनी है। इसीलिए अगर हम इसको और बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम इसको बिगाड़ें भी ना। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि वो डेवलपमेंट, वो तरक्की जो सस्टेन की जा सके, जो चलती जा सके लगातार, और साथ ही साथ उससे जो है इन्वायरमेंट पे और प्लैनेट पे ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। यानी हमने तरक्की तो करनी है, साथ ही साथ हमने क्या करना है कि अपने इस अर्थ को जो है वो बचा के भी रखना है, इसको प्रिजर्व भी करना है। ये नहीं कि लालच में आके जो है वो हमने जो है इसको नुकसान देना है और इसके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो खोल देने हैं और फिर इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे मान लो अगर हम जंगल जो है वो काटते रहेंगे और हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, प्लांट्स नहीं लगाएंगे, तो एक दिन आएगा कि दुनिया पे अर्थ पे जो है कोई भी प्लांट जो है वो नहीं रहेगा। और अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हमारे ऑक्सीजन में जो है वो बहुत बड़ी कमी जो है आ जाएगी। अराउंड 40 to 50% ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग्स और लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल अदर जो लिविंग थिंग्स हैं और इवन के इंसान भी जो है वो मरने लग जाएंगे। तो कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है कि आपने अगर जंगल काटने हैं फॉर टिम्बर यूज़ या जो भी, साथ साथ में आपने प्लांटेशन भी करनी है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बरकरार रहे। तो कहते हैं ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये सबसे पहले 1987 में यानी 1987 में दिया था किसने? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. और इसमें इन्होंने जो है इसकी ये डेफिनेशन दी थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हमें हमारी जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको जो है उनको भी पूरा करना है, लेकिन जहन में ये चीज़ रखनी है कि आगे आने वाली नस्ल को भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। हमने आगे आने वाली नस्ल का जो लेगेसी है, जो उनको इनहेरिट होगा, जो उन तक जाएगी जो रिसोर्सेज, उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यानी हम इस जनरेशन वाले लोग जो हैं वो लालच में आके सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लें तो आगे वाली जनरेशन क्या करेगी?
आई विच इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। इसका मतलब ये है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो नेचुरल यानी कुदरती जो रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे पास जो ख़जाने हैं, ख़जाने कैसे, जैसे कि रिवर्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, उसके बाद मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने ये लालच में इस तरह यूज़ नहीं करनी कि आगे वाली जनरेशन को कुछ भी ना मिले। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal। एक ज़ू है लुसाका में, ज़ैम्बिया कंट्री में एक जगह है लुसाका, वहाँ पे एक ज़ू है, वहाँ पे एक चिड़ियाघर है, यानी जहाँ पे जानवर वगैरह रखे जाते हैं, और वहाँ पे एक केज है, यानी एक गुफा है, गुफा के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है, ठीक है, और उस नोटिस पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। गार के अंदर जो है, केव के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, बल्कि एक मिरर रखा हुआ है, एक शीशा रखा हुआ है, आईना, शीशा नहीं सॉरी आईना रखा हुआ है, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। शुक्रिया अदा करते हैं हम उन एजेंसीज़ का जो अलग अलग मुल्कों में काम कर रही हैं इसी चीज़ के ऊपर, ये ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, कि उनकी वजह से लोग जो हैं अब अवेयर हुए हैं पूरी दुनिया में, और उनके ऊपर ये आया हुआ है कि हम ही दुनिया के सबसे ख़तरनाक जानवर हैं। अब इंसान ने जो है इस बात को रियलाइज़ कर लिया है। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब इंसान ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है, इस चीज़ का एहसास हो गया है इंसान को कि पहले जो है एक सिस्टम, जिस सिस्टम के हिसाब से वो चल रहा था वो डोमिनेशन का था, यानी वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डोमिनेंट था। लेकिन अब उसने जो है वो सीख लिया है, और उसके अंदर ये समझदारी, ये विजडम आ गया है कि अब ऐसे नहीं, अब जो है पार्टनरशिप के साथ ही काम चलेगा, और पार्टनरशिप यानी बाकी जो जानवर हैं, बाकी जो कुदरती चीज़ें हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके, यानी आप अगर जानवरों के जो हैबिटेट्स को ख़त्म कर देंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, और अगर जानवर मरने लग जाएंगे तो इकोसिस्टम जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये कहते हैं कि अब इंसान को ये समझ आ चुकी है कि वो कैसे विजडम नहीं, कि वो कैसे पार्टनरशिप के साथ रह सकता है विद ऑल अदर लिविंग बींग्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।